तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, प्रतिबिंब क्या होता है ये समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश है किसी वस्तु पर पड़कर हमारे आंखों पर आके मिलता है तो हमारे आंखों पर एक प्रतिबिंब बना देता है, यही प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का सिंपल मतलब यही है कि दर्पण में किसी वस्तु को देखना, यही प्रतिबिंब होता है। समझ में आ गया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, जैसे कि आपने सुना, जैसा कि हमने देखा कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो मिलती है किरणें ना, हम उससे बनता है प्रतिबिंब, तो वास्तविक बनता है। लेकिन जो किरणें आभासी होती है ना उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। इसमें वस्तु के केवल कल्पना, उसका वस्तु है, वस्तु का इमेज का हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, बट होता नहीं है रियल में। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, तो हम कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सिनेमा घरों में आपने देखा होगा कि जो लाइट से जो इमेज बनती है वो पर्दे पर उतारा जाता है। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बनने के कारण हम इसे ऋणात्मक प्रतिबिंब या माइनस के द्वारा दिखाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना वो दर्पण के हमेशा बाईं ओर बनेगा। जैसा कि यहाँ दर्पण है, जैसा कि मान लो कि ये दर्पण है, तो हमेशा प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा। किधर बनेगा? बाईं ओर। ये वाला एरिया बाएं है और ये वाला एरिया दाएं है, तो हमेशा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक वो बाईं ओर ही बनेगा। और देखिए अब उसके बाद हम समझते हैं समतल दर्पण के बारे में। ये जो इसमें जो आभासी में है वो दाईं ओर बनता है और सीधा बनता है, इसे पर्दा पर हम नहीं उतार सकते हैं। और सीधा प्रतिबिंब बनता है उसे हम प्लस के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समतल दर्पण। देखिए भाई, समतल दर्पण लेते हैं हम। एक दर्पण बनाने के लिए हम इसे रंग देते हैं या कलई कर देते हैं। तो देखिए जब प्रकाश इस पर, आप यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं ए और बी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए और बी। जैसा कि वस्तु ए बी है तो उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है ए बी। तो दर्पण के जो पीछे बन रहा है तो उसको केवल हम आभास कर रहे हैं रेखाओं के थ्रू, उसे हम कल्पना करते हैं। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब का नेचर है कि वो हमेशा सीधा बनेगा और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा बराबर बनता है। इस बात को भी ध्यान देना। समतल दर्पण से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये बात भी ध्यान में रखना। इतना ही क्वेश्चन होता है लेकिन घुमा फिरा कर काफी सारे क्वेश्चन बना दिया जाता है। और देखिए समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है ना भाई, ये अनंत तक होती है। इसका अनंत तक होती है। कि समतल दर्पण होता है क्या, पहले यहाँ पर समझते हैं। जैसे ये गोला हुआ, गोला से दो दर्पण के नाम सुने होंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखिए इसी गोला के जो ये छोटा वाला भाग है ना वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण, जब हम किसी गोला का एक छोटा सा एरिया यानी यहाँ सतह के छोटा सा भाग लेंगे ना तो वह समतल ही लगेगा, वो समतल ही हमें दिखाई देगा। लेकिन वह जाकर गोला किसी न किसी वो गोला का हिस्सा ही होता है। तो देखिए जब भी हम समतल दर्पण ले रहे हैं इतना बड़ा, तो हमको ये कैसे तय कर लेंगे कि यह गोला कितना बड़ा होगा? यह तय करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम इसका फोकस दूरी है तो अनंत मानते हैं। जो इसका फोकस दूरी होता है, जैसे बीच में सेंटर हो गया, यहाँ पर फोकस दूरी हो गया और यहाँ पर ध्रुव हो गया, ये गोलीय दर्पण है। तो इसमें हम कैसे तय कर पाएंगे कि यह कितना बड़ा गोला का हिस्सा है? जब तक से तुम इस गोलीय दर्पण को आप तय नहीं कर पाओगे कि यह कितना बड़ा है, तब तक से इसकी फोकस दूरी भी नहीं तय की जा सकती कि वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है गोला के आकृति पर। समतल दर्पण ये चीज़ को नहीं प्रूव कर पाता है, इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। ये बात ध्यान रखना। समतल दर्पण का यूज होता है पेरिस्कोप बनाने में और पेरिस्कोप का यूज होता है पनडुब्बी जहाजों में। पूछता है क्वेश्चन कि पेरिस्कोप में समतल दर्पण कितने डिग्री पर झुका हुआ होता है? तो 45 डिग्री पर झुका हुआ होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है काफी सारा। अब देखते हैं हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? एक गोला होता है, खोखले गोला होता है, बस उसे ही दो भाग में हम काट देते हैं। उसे ही हम दो भाग में काट देते हैं। जब काटते हैं हम इसे दो भाग में तो वो दो गो दर्पण बन जाता है। एक बन जाता है यहाँ वाला भाग, उठा हुआ वाला भाग बन जाता है उत्तल दर्पण, और जो नीचे भाग धंसा है वो बन जाता है अवतल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण में हम हमेशा पेंट करेंगे दाईं ओर। किधर करेंगे? दाईं ओर। जो ये पेंटिंग है ना हम करेंगे हमेशा दाईं ओर। दर्पण बनाने के लिए जो पेंट करते हैं हम उसको किधर करेंगे? दाईं ओर। और वस्तु हमेशा किधर रखनी है? बाईं ओर।
इस बात को भी ध्यान रखना। जिधर हम वस्तु रखते हैं ना, अगर उधर प्रतिबिंब बन जाता है तो उसे हम निगेटिव दिखाते हैं। निगेटिव समझ ही पाते हो कि कौन निगेटिव जो होता है वो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो दाहिने और इमेज बनता है वो धनात्मक होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है। और देखिए, दर्पण न समझने का मेन इसके पीछे कारण है वो प्रकाश बिहेवियर को न समझना। सबसे बड़ी बात है प्रकाश के व्यवहार। अगर तुम समझ जाते हो ना कि दर्पण के साथ आखिर प्रकाश किस तरह व्यवहार करता है, तो समझो कि आपको पूरी तरह से दर्पण का यूज और कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो सब आपको पूरी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। एक एक बात मेरा ध्यान रखना। और चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रकाश बिहेवियर में जो उत्तल दर्पण है ना, वो प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पर संकुचित करता है, एक बिंदु पर लिया कर मिलाता है। अच्छा, आप ऐसा ही समझ लीजिए कि जो इस तरह कोई सरफेस होगा, अगर आप यहाँ पर प्रकाश डालोगे तो प्रकाश इधर तो जाएगा नहीं, तो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे भी आपको क्या लगता है कि जब ऐसा कोई सरफेस रहेगा तो इधर जाएगा कि नहीं, इधर से आते हुए प्रकाश जब टकराएगा तो इधर जाएगा ना, एक पॉइंट पर मिलेगा कि नहीं, फोकस पर मिलेगा कि नहीं। इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यानी ये क्या कर रहा है कि बाकी एरिया के प्रकाश लिया कर एक बिंदु पर मिला रहा है। इसीलिए इससे हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, अभिसारी दर्पण। इसीलिए हम इसका यूज गाड़ी के सर्च लाइट में करते हैं ताकि फोकस आगे तक जाए और साफ साफ दिखे, फोकस फालतू में छितराए ना, विसरित ना हो फालतू में। समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है, प्रकाश को एक बिंदु पर मिला रहा है। इसीलिए हम इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए, इसी कारण से हम इसमें कुकर में इस्तेमाल करते हैं। कुकर में इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं कुकर में इस्तेमाल, क्योंकि बाकी एरिया के प्रकाश को एक बिंदु पर ले आकर वो मिला रहा है। अच्छा, बचपन में आप प्रज्वलक के बारे में जानते ही होंगे। देखिए क्या करते हैं, हम एक लेंस लेते थे और एक कागज को जलाते थे, लेकिन अब लेंस के जगह पर उत्तल दर्पण का भी यूज कर सकते हैं प्रज्वलक के रूप में, यानी कागज को जलाने के रूप में। आखिर कागज कैसे जल रहा है, बाकी सब एरिया का प्रकाश एक बिंदु पर जाकर अटैक कर रहा है इसी के प्रकोप से। तो देखिए, कुकर में कौन सा दर्पण यूज होगा, सोलर कुकर में तो अवतल दर्पण। बार बार क्वेश्चन पूछता है प्रज्वलक में किस दर्पण का यूज होता है, तो अवतल दर्पण का। गाड़ी के सर्च लाइट में यूज होता है कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट समझते हैं ना, आगे जो होता है गाड़ी का वो उसमें यूज होता है। देखिए, जो ये बल्ब है ना, दर्पण यहाँ पर नहीं यूज होता है, यहाँ पर तो प्लास्टिक होता है, ये सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर बल्ब होता है और इसमें बैटरी होता है। तो यहाँ पर जो एरिया है ना, ई वाला दर्पण है, ई वाला दर्पण है। और जब यहाँ से प्रकाश निकलता है तो यहाँ पर टकराता है और इधर जाता है, यहाँ से निकलता है इधर जाता है। इसलिए हम यहाँ पर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और जो साइड मिरर में होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सर्च लाइट वाला अलग है और साइड मिरर वाला अलग होता है, वो उसमें देखने में उसका काम होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत से लड़कों को पता नहीं होता कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण कहाँ लगा होता है, तो वो यहाँ पर लगा होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखते हैं आखिर ये प्रतिबिंब के साथ कैसे व्यवहार करता है। देखिए भाई, आप जान गए ना कि ये क्या कर रहा है, एक बिंदु पर प्रकाश को मिला रहा है। तो यहाँ से जब प्रकाश, देखिए यहाँ से प्रकाश आकर यहाँ पर मिल रहा है, तो जेन्युइन बात है कि यहाँ हम कोई वस्तु रख देंगे तो यहाँ से प्रकाश दर्पण पर टकराएगा कि नहीं टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा कि नहीं टकराएगा। और जहाँ जहाँ प्रकाश वस्तु से होकर दर्पण पर टकराता है ना, वहाँ का प्रतिबिंब छाप देता है। तो सोचो, इतनी सी छोटी सी वस्तु इतना दूर तक प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो इतना बड़ा दिखाई देगा कि नहीं। तो अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वो छोटा भी बनता है एक कंडीशन में। कौन कंडीशन में देखते हैं, जब हम फोकस से अब दाईं ओर बढ़ जाते हैं ना, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है ना, वो दर्पण के पीछे बन जाता है। वो अच्छा तरह से फोकस ही नहीं कर पाता है। दर्पण से इधर के एरिया जाने पर, वस्तु इधर करने पर उसकी जो इमेज हो है ना, वो दर्पण के बाहर बन जाती है। दर्पण के बाहर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे तो वो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो फोकस और ध्रुव के बीच में P द्वारा पोल होता है, मतलब कि ध्रुव होता है। पोल का मतलब ध्रुव, F से फोकस, C से होगा वक्रता केंद्र और अनंत। देखिए, जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लेकर जाएंगे, जैसे जैसे अनंत से वस्तु को, अगर वस्तु यहाँ है और वस्तु को यहाँ तक घसका कर ले जाएंगे ना, वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे फोकस ले वस्तु को हम इधर ले आएंगे अनंत की ओर, तो उसका प्रतिबिंब किधर छोटा ही बनेगा। सिंपल फंडा यही है कि जब भी हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। यही दो कंसेप्ट है जो कि इमेज के स्थिति को दर्शाता है। सिंपल। अब देखिए, कोई बोल देगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, अनंत का उल्टा क्या होता है, फोकस होता है, केंद्र तो वही
वक्रता केंद्र वाला वही जगह पर रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही ये कंसेप्ट वाला बात है, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। अब देखिए अवतल दर्पण में एक पीछे बनने वाला प्रतिबिंब ही केवल काल्पनिक बनता है, बाकी सब जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, केवल एक प्रतिबिंब को छुड़ाकर। और इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है कि देखिए कोई वस्तु है, मतलब प्रकाश के व्यवहार को समझते हैं, ये ऐसा सरफेस इसका है, ऐसा एरिया है, तो इधर का भी प्रकाश ग्रहण करेगा, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का, चारों ओर का प्रकाश ग्रहण कर रहा है। भाई प्रकाश का मतलब क्या होता है, वस्तु का इमेज ही तो ढोकर लाता है प्रकाश। तो यहाँ इस चारों ओर से टकराकर प्रकाश इतना ही एरिया में मिल रहा है। तो जेन्युइन सी बात है कि पूरी एरिया को जब देखना है, दर्पण छोटा है, तो वो प्रतिबिंब को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, प्रतिबिंब को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। ये तो सिंपल फंडा है, बहुत ही। इसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो दर्पण के पीछे बनता है, केवल एक कटी हुई चीज के द्वारा दर्शाकर बनाया जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए ये दर्पण जो है ना, ये प्रकाश इस पर पड़ता है तो फैल जाता है, इसलिए इसका यूज हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट आपने रोडों पर देखा होगा, जो कि क्या काम इस तरह होता है, खंभा होता है और यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया जाता है उत्तल, और यहाँ पर बल्ब। जब भी बल्ब का इस पर प्रकाश पड़ता है तो पूरी तरह से फैला देता है। और रोड पर स्ट्रीट लाइट का काम क्या है कि चारों ओर उजाला करना, यही तो काम है, यानी प्रकाश को फैलाना। इसलिए हम स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। बार बार क्वेश्चन में देता है कि उत्तल और अवतल दर्पण का यूज लिखें, तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए, आप देखते हैं कुछ दर्पण से संबंधित सूत्र को देखते हैं। देखिए दर्पण हो गया, अवतल दर्पण पर ही समझते हैं हम इस बात को। अच्छा एक बात बताना कि आखिर वक्रता केंद्र क्यों लगता है, क्यों वक्रता केंद्र लगता है। तो वक्रता केंद्र इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर हम व्यास नहीं डालते हैं, ये एरिया खाली रहता है, यानी वक्र रहता है, ये वक्र की आकृति का होता है, इसलिए हम इसे वक्र कहते हैं। इसका जो केंद्र होता है ना, यहाँ पर होता है, इसलिए वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो लाइन है अनंत तक जा सकती है, इसलिए इसे अनंत कहते हैं। आइए देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र हो गया। इस पर काफी सारा क्वेश्चन बनता है। और एक देता है कि यह बराबर क्या होता है, यह बराबर r/2 होता है। इसी चीज को प्लाट कर इस तरह भी लिख सकता है कि 2f बराबर क्या होगा, तो r होगा। यह भी ऑप्शन में देता है, ध्यान से देखकर आप टिक लगा सकते हैं। एक पूछता है आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र तो कुछ नहीं होता है, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब वस्तु होता है और उसका इमेज जो बनता है वो प्रतिबिंब कहलाता है। धन को हम यम द्वारा सूचित करते हैं और प्रतिबिंब को v द्वारा सूचित करते हैं और u द्वारा इसको। लेकिन ये ऊंचाई की बात है ना, इसलिए हम कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में बिंब की ऊंचाई h, इस तरह होगा। तो आप यहाँ से ये भी सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आवर्धन जो है ना, वो दर्पण पर डिपेंड करेगा, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा ही लगा होगा पढ़कर, और उम्मीद है कि ये यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी सारे बनेंगे, ये मेरी दावा है, हर बार पूछता है। देखिए अब हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी अपरावर्तन। अपरावर्तन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपरावर्तन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंच जाए।